मैं एक किताब में ट्रांसमाइग्रेट हो गया, पर मुझे ज़रा भी घबराहट नहीं हुई, क्योंकि मैं जिस किरदार में आया था वो बस एक आम सा पासिंग कैरेक्टर था। हीरो हीरोइन से इसका कोई लेना देना ही नहीं था। कल एक डॉक्टर आंटी, सेलिन आंटी, ने मुझसे पूछा, डेमियन बेटा, शादी करने का इरादा है क्या? तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढूं? पिछले जन्म में तो कभी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं थी। अब जब किताब में ही आ गया हूं तो शादी कर लेने में क्या हर्ज है? ठीक है, मैंने कह दिया। मैं मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के गेट पर खड़ा अपने ब्लाइंड डेट पार्टनर को देखकर दंग रह गया। हे भगवान, ये इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से आ गई? ये चेहरा, ये पतली कमर, ये लंबी लंबी टांगें, मुझसे इतनी इम्प्रेस्ड हो क्या? उसने पूछा। नहीं नहीं, बस सेलिन आंटी ने बताया था कि तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, इसीलिए आई हूँ, मैंने झट से कहा। किसी हाल में मानना नहीं था। हालांकि अंदर ही अंदर मुझे भी उसकी शक्ल सूरत बहुत पसंद आ गई थी। मुझे भी तुम काफी पसंद आए, उसने कहा। मुझे भी सेलिन आंटी की बात पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरे लिए सही हो। तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करें? चलो अंदर जाकर सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ठीक है। सर्टिफिकेट लेकर हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस से बाहर निकले। मेरे घर में तो कोई है ही नहीं, इसलिए विवियन को अपने घर ले जाकर किसी बड़े बुजुर्ग से मिलवाने का सवाल ही नहीं उठता। पर विवियन के तो मम्मी पापा हैं और वो उनसे दूर रहना भी नहीं चाहती। अब जब हमने रजिस्टर करा ही लिया है तो डरने की क्या बात है, उसने कहा। और मैं भी सहज ही राजी हो गया उसके साथ उसके घर जाने के लिए। पर मैं गाड़ी लेकर नहीं आया था तो पूछा, टैक्सी बुलानी पड़ेगी क्या? मैं ड्राइव करके आई हूँ, उसने कहा। उसके इशारे की दिशा में चलते हुए मुझे तब पता चला कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर न जाने कब से कई महंगी गाड़ियां खड़ी थीं, जिनमें सबसे सस्ती भी कम से कम 30 लाख की थीं। तुम इतनी अमीर हो? मैंने पूछा। सेलिन आंटी ने तो कुछ नहीं बताया, उसने कहा। बस इतना कहा था कि तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, चरित्र पूरा भरोसेमंद है, बुरी आदतें नहीं हैं, कोई कर्ज नहीं है, और उन्हें लगा कि तुम मेरे लिए सही हो, इसलिए मुझसे मिलवाया। सेलिन आंटी का मुंह तो बड़ा सीलबंद निकला। आंटी ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? उसने पूछा। क्या बताना था? क्या तुम गू ग्रुप के बारे में जानते हो? हाँ जानता हूँ, इसे कौन नहीं जानता। गू ग्रुप उस किताब में हीरोइन विवियन गू के परिवार का बिजनेस है, जिस किताब में मुझे आए हुए पूरे 5 साल हो चुके थे। न्यूज में तो यही आया था कि हीरोइन ने गू ग्रुप संभाल लिया है और उसकी सीईओ बन गई है, पर हीरोइन का चेहरा आज तक पब्लिक के सामने नहीं आया था। मैं ही गू ग्रुप की वारिस हूं, उसने कहा। मेरा तो जैसे आसमान ही सिर पर आ गिरा। विवियन गू यानी हीरोइन? पर तुम्हारा नाम तो बाई युआन है ना? सर्टिफिकेट पर तो बाई युआन ही लिखवाया था। हाँ बिल्कुल, नाम तो बाई युआन ही है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी बीवी सच में बड़ी मजेदार निकली। मैं इकलौती बेटी हूँ। बचपन में कई लोग मेरे साथ बुरी नीयत रखते थे, तो घर वालों ने मेरी सेफ्टी के लिए मुझे कुछ समय के लिए बाई युआन नाम से बुलवाना शुरू किया। सोचा था बड़ी होकर वापस बदल लूंगी, पर अब तो तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक क्यों नहीं बदला? काम में इतनी बिजी रही कि टाइम ही नहीं मिला। कुछ दिनों में बदलवा दूंगी। इतने ख्यालों में गुम। हीरोइन तो आखिर मेरी बीवी ही निकली। हीरोइन तो हीरो के साथ होनी चाहिए थी ना, ये मेरी बीवी कैसे बन गई? उधर विवियन सोच रही थी, मेरा पति सच में बड़ा मजेदार इंसान है। कोई अचरज नहीं कि सेलिन आंटी ने कहा था कि ये मेरे लिए सही है। मेरी मम्मी को तो डर था कि कहीं ये कोई बुरा आदमी ना निकले, इसलिए चुपके चुपके पीछे पीछे भी आई थी और अभी अभी मैसेज करके बताया कि ये आदमी मेरे लिए काफी सही लग रहा है। मैं जब अपनी सारी हैरानी निकाल चुका तो झट से एक्सप्रेशन बदलकर बोला, सुंदरी जी, 9 रुपए में मैं मान जाऊंगा। चलो हम बस दोस्त बन जाते हैं। इतना दुत्कार रहे हो मुझे, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी, उसने कहा। फिर मेरा कान खींच लिया। आराम से, आराम से, कान में दर्द हो रहा है। चलो मेरे साथ घर चलो, मम्मी तुमसे मिलने का इंतजार कर रही हैं। इस तरह मुझे उठाकर गाड़ी में बिठा दिया गया। रोने का भी मौका नहीं मिला। विवियन मेरे बगल में बैठकर मेरे कंधे पर सिर टिकाए आराम से घर पर फोन करके बात करने लगी। मैं थोड़ा दूर खिसकने की कोशिश करता तो वो और पास खिसक आती, यहाँ तक कि मैं गाड़ी के दरवाजे से चिपक गया और बच निकलने की कोई जगह ही नहीं बची। अभी भी मुस्कुरा रहे हो? अच्छा अच्छा, नहीं मुस्कुराऊंगा, वो हंसते हुए बोली। अच्छा चलो यहाँ पास आ जाओ। गू परिवार की हवेली पहुंचने से पहले ही मेरा सिर भारी होने लगा। किताब की कहानी के हिसाब से विवियन अगले साल ही एक सुपरस्टार एक्टर हीरो से मिलेगी, और खासकर गू मम्मी को हमेशा से डर रहता था कि विवियन कहीं हीरो के प्यार में न पड़ जाए। बाद में जब विवियन बदली हुई इंसान की तरह हीरो के पीछे पागल हो जाती है तो माँ बेटी के बीच रिश्ता बहुत बिगड़ जाता है। उस वक्त हीरो खुद एक टॉप एक्टर था, फिर भी उसे पसंद नहीं किया गया, तो फिर वो मुझ जैसे बिना किसी सपोर्ट वाले इंडस्ट्री में बिल्कुल गुमनाम एक्टर को कैसे पसंद करेंगे?
गाड़ी गू हवेली पहुंची। बॉडीगार्ड ने दरवाज़ा खोला। विवियन गाड़ी से उतर गई और मुझे कहीं और खोए हुए देखकर बोली, क्या सोच रहे हो? उतरो जल्दी। मैं घबराकर जल्दी से गाड़ी से उतरा। हम अभी लिविंग रूम के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि विवियन की मम्मी दौड़ी दौड़ी आई और गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़ लिया। डेमियन बेटा, आखिरकार तुम मेरे दामाद बन ही गए। मम्मी ने कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार किया है। गू मम्मी का ये इतना ज्यादा प्यार भरा रवैया देखकर मैं सोचने लगा, क्या सोच रहे हो? चलो जल्दी मम्मी बुलाओ। मैं कमरे की तरफ मुड़कर बोला, मम्मी। गू मम्मी की मुस्कुराहट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने 2 लिफाफे निकालकर मेरे हाथ में थमा दिए। ये मेरी और नीनी के पापा की तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है। उनके पापा अभी विदेश में काम से गए हुए हैं। तुम दोनों ने इतनी जल्दी में सर्टिफिकेट ले लिया। वो कुछ दिनों बाद ही वापस आएंगे। इसके लिए शर्मिंदा हूं। ये तो बस मिलने का तोहफा है, बाकी चीजें भी तैयार करनी होंगी। आप याद दिलाइए मत, मैंने तो पहले ही सब तैयार कर रखा है। वो बोली, मेरा तो बस एक ही प्यारा दामाद है, कुछ भी कम नहीं होने दूंगी। फिर गू मम्मी मुझे लिविंग रूम में बिठाकर मेरे हाल चाल पूछने लगीं। बेहद खुश नजर आ रही थीं। मैंने उत्सुकता से पूछा, मम्मी आप पहले से मुझे जानती थी क्या? बात दरअसल ये है, उन्होंने बताया, मैं हमेशा से दामाद ढूंढ रही थी, पर कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। मेरी अच्छी सहेली सेलिन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, कहा कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। मैंने कुछ समय पहले चुपके से आकर तुम्हें कई दिन देखा। जितना देखती गई उतना ही पसंद आती गई। फिर मैंने सेलिन को मनाया कि किसी भी तरह तुम्हें मेरा दामाद बनवा दो। अरे अब तो मेरा दिल भी शांत हो गया है। मुझे तो सोच में ही नहीं आया था कि गू मम्मी और सेलिन आंटी इतनी अच्छी दोस्त होंगी। सेलिन आंटी शहर के अस्पताल में डॉक्टर हैं। मैं उन्हें 4 साल पहले से जानता हूँ। अगर मैं यहाँ ट्रांसमाइग्रेट होकर ना आता तो सेलिन आंटी से मिलना ही ना होता, तो वो मुझे गू मम्मी से इंट्रोड्यूस भी ना कराती, और ये सब होता ही नहीं। तो क्या मैंने ही कहानी बदल दी? नहीं नहीं, मैं तो कहानी से बिल्कुल अलग एक आम पासिंग कैरेक्टर था ना। घर पहुंच गई हो? गू पापा की आवाज आई। हाँ हाँ पहुंच गए, विवियन बोली। डेमियन जल्दी आओ, ये हैं तुम्हारे पापा। पापा नमस्ते, मैंने कहा। गू पापा के चेहरे पर बिल्कुल कोई भाव नहीं था। शायद उन्हें भी लगा हो कि इतना ठंडा रवैया ठीक नहीं, तो कोशिश करके बोले, आज से गू परिवार ही तुम्हारा घर है। संकोच मत करना, जो चाहिए खरीद लेना। हमारे पास और कुछ हो ना हो, पैसा बहुत है। तुम्हारी बीवी अगर तुम्हें तंग करे तो मुझे या मम्मी को बताना, हम उसकी खबर लेंगे। थैंक यू पापा, मैंने कहा। गू पापा को थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। डेमियन, उन्होंने पूछा, तुम दोनों की शादी कैसे करनी है? देश में करनी है या विदेश में? आसमान में करनी है या जमीन पर, समुंदर में करनी है? मुझे लगा गरीबी ने मेरी कल्पना शक्ति को सीमित कर दिया है। आसमान में भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, उन्होंने कहा। प्लेन को बस आसमान में उड़ते रहने दो। तुम बेफिक्र रहो डेमियन, हमारे पास एयरलाइन कंपनी का प्राइवेट जेट है, जो चाहो कर लो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ये मुश्किल फैसला विवियन पर छोड़ दिया। असल में मेरे मन में भी एक छोटी सी चाल थी। अगर विवियन अभी मुझसे तलाक नहीं चाहती, तो जब हीरो से मिलेगी तब तो तलाक चाहेगी ही। तो जब आखिरकार तलाक होना ही है, तो मैं क्यों टेंशन लूं? सीधा विवियन को ही फैसला करने दूं। शायद इससे थोड़ा गुडविल भी कमा लूं। बीवी, मैंने कहा, शादी की बात है तो जैसे तुम चाहो वैसे कर लेना, मुझे कोई ऐतराज नहीं। विवियन सोचने लगी, मेरा डेमियन सच में बड़ा दिलचस्प इंसान है। पूरे रास्ते मुझे बीवी तक नहीं बुलाया, अब अचानक बीवी बुला रहा है और ऐसी बातें भी कह रहा है। सच में मेरी परवाह नहीं करता। फिर सोचा, लग तो रहा है इसे तलाक ही चाहिए, पर उसकी ये बात सुनकर लगता तो है कि वो मेरी पसंद की इज्जत कर रहा है। तो चलो थोड़ा एहसान करके इसे माफ कर देती हूँ। ठीक है पतिदेव, तो फिर मैं ही फैसला करती हूँ, उसने कहा। नहीं, ये सही नहीं है। हीरोइन तो किताब में जैसा लिखा है वैसी बिल्कुल नहीं लग रही। इसे तो ठंडे स्वभाव की, कम बोलने वाली होना चाहिए था। मैं सोच रहा था इसे मुझसे मजाक करने का मूड कैसे आ गया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। गू मम्मी खुश होकर बोली, देखो मेरी नज़र कितनी अच्छी है। डेमियन और नीनी दोनों में कितना प्यार है। विवियन कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराते हुए मेरी बाह पकड़ लिया। पर शादी सिर्फ मेरे और विवियन के फ्री होने से नहीं हो सकती थी। रिश्तेदारों दोस्तों का भी टाइम मिलना जरूरी था। इसलिए शादी की तारीख 4 महीने बाद गणतंत्र दिवस के आसपास तय हुई। शादी की रस्में खत्म होने के बाद विवियन मेरे साथ पहले वाले घर सामान लेने गई। सामान समेटकर वापस साथ जाने ही वाले थे कि उसकी असिस्टेंट का अचानक फोन आ गया। कॉल खत्म करने के बाद विवियन ने शर्मिंदगी से कहा, डेमियन सॉरी,
मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा पाऊंगी, मुझे कंपनी वापस जाना होगा। कोई बात नहीं, तुम अपना काम देखो, मैंने कहा। विवियन ने प्यार से मुझे गले लगाया और गाड़ी में बैठ गई। जब मैं गू हवेली वापस पहुंचा तो अचानक मोबाइल बजा। मेरे मैनेजर एड्रियन का फ़ोन था। डेमियन, रेन साहब को तुम बहुत पसंद आए हो। आज रात होटल में जाकर उनके साथ डिनर करना है। वो सेकंड लीड रोल तुम्हारा ही है, अच्छे से तैयारी करना, इस बार मना करने का सवाल ही नहीं है। तुम सच में मेरे मैनेजर हो? रोज़ ठीक काम की बात नहीं करते, बस ऐसी उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हो। तुम्हारा रवैया क्या है? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। वो बोला, क्या तुम फिर से खुद को फेमस बनाने का मौका छोड़ना चाहते हो? और तुमने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम्हें कंपनी का साथ देना होगा, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मुझे दारू पिलाने और साथ बैठने जैसे काम करने पड़ेंगे। अगर लिखा है तो निकाल कर दिखाओ, नहीं लिखा तो कॉन्ट्रैक्ट का बहाना बनाकर मुझ पर दबाव मत डालो। मैं पहले ही साफ कह चुका था, अगर वो मुझसे सिर्फ शूटिंग और इवेंट्स में आने को कहते तो मैं साथ देता, पर बाकी सारी एक्टिविटीज़ के बारे में तो सोचना भी बेकार है। ये सोचकर मुझे याद आया कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन नहीं किया था। मेरे ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले असली शेन चेन की मम्मी ने उसकी गार्जियन बनकर साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के अगले ही दिन वो मम्मी विदेश भाग गई थी और उसी दिन मैं यहाँ आया था। मैंने केस भी करने की सोची थी, पर उनके पास असली शेन चेन का सहमति वीडियो था, तो मैंने ये ख्याल छोड़ दिया। अगर सच में उन्होंने इसे हथियार बनाकर धमकाया तो शायद मैं टिक भी ना पाता, पर मुझे लगता है उनकी अकल के हिसाब से वो इस बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। शाम होते होते विवियन गू ग्रुप से वापस आई। खाना खाकर कमरे में गया तो पता चला कि उसके पापा मम्मी की तरफ से मिले तोहफे में हर कार्ड में 1 करोड़ रुपए थे। मैं वो दोनों कार्ड्स कहीं फेंक ही देना चाहता था। ठीक तभी विवियन तिजोरी खोल रही थी। फेंक दिए तो मैं भरपाई नहीं कर पाऊंगी, उसने कहा। इतना जल्दी हाथ जल गया क्या? वो अंदर ही अंदर सोचने लगी, आखिर ऐसा क्यों है? मुझसे, यहाँ तक कि मेरे परिवार से मिले तोहफे को ये न सिर्फ मानने से इनकार करता है, बल्कि उससे थोड़ा दूर भी भागता है। कहीं इसे भी इस दुनिया के किसी राज के बारे में पता तो नहीं? मुझे बेशक विवियन के मन की बात का कुछ अंदाजा नहीं था। मैं तो बस मोबाइल उठाकर सेलिन आंटी को फोन कर रहा था। मुझे पता है ये पूरी तरह लीना आंटी की गलती नहीं है, मैंने कहा। कोई बात नहीं। थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने मोबाइल विवियन को दे दिया। विवियन ने लेकर कुछ बातें की, फिर वापस मुझे थमाकर नहाने चली गई। बिस्तर पर लेटे लेटे देखा कि मैनेजर का फिर फोन आया। ठीक है कहकर उसने फोन काट दिया। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाथरूम से पानी की आवाज सुनकर सोचने लगा, क्या विवियन का ये किरदार सही चल रहा है? आज तो कितनी बार हंसी, पर किताब में तो हीरोइन हीरो के प्यार में पड़ने के बाद भी शायद ही कभी हंसती थी। रुको, अगर मैं किताब में ट्रांसमाइग्रेट हो सकता हूँ तो क्या ये भी हो सकती है? पर उसके चलने फिरने के अंदाज की शाही अदा देखकर लगा नहीं कि ये सब बनावटी है। शायद बचपन से ही इस दुनिया में पली बढ़ी हो। छोड़ो, फिलहाल बस देखते समझते हैं, तलाक की जल्दी नहीं है, मैंने सोचा। विवियन बालों में तौलियां लपेटे बाहर आई। डेमियन, हीरोइन तो होती ही है ना, मैंने खुद को कहते सुना। फिगर भी कमाल की है। इतनी पसंद आ रही हूं तुम्हें? उसने पूछा। तो फिर देर क्यों करें? अरे नहीं, वो हंसते हुए बोली। मजाक कर रही थी। पर डेमियन, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों बैठे हो? रात इतनी देर हो गई है, सोओगे नहीं? मैं झट से उसके पास आकर बैठ गया। विवियन ने बत्ती बुझाई और मुझे देखकर उसे 1 महीने पहले आया एक सपना याद आ गया कि वो एक बिजनेस रोमांस उपन्यास की हीरोइन है और किताब की कहानी के हिसाब से आगे चलकर वो हीरो से पहली नज़र में प्यार करेगी, फिर हर तरह के तरीकों से उसे अपने पास रोकने की कोशिश करेगी, आखिर में उसे मजबूर करके पूरे शहर से ही भगा देगी, फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सोचकर विवियन को बड़ी बेजारी होती थी, पर वो लेखक की सोची हुई कहानी के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलना चाहती थी। इसीलिए जब माँ ने कल बताया कि उसकी शादी रजिस्टर करानी है तो उसने मना नहीं किया। अच्छा हुआ कि वो गई। बस उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि डेमियन को जब पता चला कि वो ही विवियन गू हैं तो उसने उसी वक्त तलाक की बात क्यों छेड़ दी। इसलिए उसे शक होने लगा कि शायद डेमियन को भी होश है, उसे भी पता है कि वो हीरोइन है। पर अब जब सर्टिफिकेट ले ही लिया है तो उसे होश हो या ना हो, इससे ये हकीकत नहीं बदलती कि वो दोनों पति पत्नी हैं। रिश्ता तो धीरे धीरे बन ही सकता है ना। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो विवियन कहीं नजर नहीं आई, शायद ऑफिस चली गई थी। आखिर सीईओ है, इतनी फुर्सत कहाँ मिलती है। अंकल लियो के साथ नाश्ता करके मैं एजेंसी जाने की सोच रहा था। बॉडीगार्ड्स ने देखा मैं बाहर जा रहा हूं तो मेरे साथ जाने लगे। मैं तो बस एक बहुत छोटा मोटा एक्टर हूं, मुझे कोई पहचानता तक नहीं। तुम लोगों को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं, मैंने कहा।
पर बड़ी मैडम ने कहा है कि आपके साथ ज़रूर आना है, उन्होंने कहा। मैंने मजबूर होकर विवियन को फ़ोन किया। विवियन, मुझे कंपनी जाना है, बॉडीगार्ड्स के साथ आने की ज़रूरत नहीं, तुम इन्हें ज़रा समझाओ। विवियन एक तरफ फाइल देखते देखते हंसते हुए समझाने लगी, डेमियन, बॉडीगार्ड साथ हो तो थोड़ा सेफ रहेगा, पर मैं कोई बड़ी हस्ती तो हूं नहीं, मैं तो बस एक बिल्कुल गुमनाम एक्टर हूं। अगर किसी ने फोटो खींचकर ट्रेंड करा दिया तो लोग यही कहेंगे कि मैं दिखावा कर रहा हूं, इस तरह मशहूर होने की चाल चल रहा हूं। ऐसे मशहूर कौन होना चाहेगा? ठीक है, तुम्हारी बात में दम है, उसने कहा। तो रहने दो। फोन रखकर देखा कि सच में बॉडीगार्ड्स मेरे साथ नहीं आए। तब जाकर मैंने गाड़ी स्टार्ट की। डेमियन के बारे में अच्छे से पता करना है। विवियन सोच रही थी, मुझे जानना है कि ये अब तक इतना गुमनाम क्यों है। हिसाब से तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। डेमियन को डेब्यू किए पूरे 5 साल हो गए हैं। स्कूल के दिनों को छोड़ भी दिया जाए, तब भी इतना गुमनाम रहना, किसी को पता ही ना होना, ये सही नहीं लगता। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। इधर मैं डिंग डांग एंटरटेनमेंट पहुंचा ही था कि मेरा साथी एक्टर, जो मेरे साथ ही डेब्यू हुआ था, जेवियर मिल गया। ये इंसान हमेशा मुझसे झगड़ा करने के मौके ढूंढता रहता है। अभी भी शुरू होने वाला ही था। अरे वाह वाह, ये कौन है? उसने ताना मारा। ये तो वही है ना जो 5 साल से डेब्यूटेंट होकर भी अब तक कोई नाम नहीं कमा पाया। मुझे उससे बात करने का मन ही नहीं हुआ। शेन चेन, इतना घमंड दिखाते हो, इसीलिए तो अब तक गुमनाम पड़े हो। कल रात होटल नहीं गए तो एड्रियन भाई ने मुझे भेज दिया। बता दूं, बॉस ने मुझसे वादा किया है कि मुझे सेकंड लीड रोल मिलेगा। जलन हो रही है ना तुम्हें? पर तुम खुद क्यों इतनी आसानी से दिखावा करने में लगे हो? मैंने जवाब दिया। मैं मर ही जाऊंगा गुस्से से। वो भड़क गया। शेन चेन का हक क्या है ऐसा करने का? बस थोड़ा मुझसे ज्यादा हैंडसम है, इतना ही तो है। हर बड़े प्रोड्यूसर को डिंग डांग एंटरटेनमेंट आते ही पहले इसी पर नजर क्यों पड़ती है? मैं और शेन चेन साथ ही डेब्यू हुए थे, फिर मुझे ही क्यों हमेशा इसकी ठुकराई हुई चीजों और मौकों पर गुजारा करना पड़ता है? इतना सब बोलकर दिल हल्का हो गया? मैंने पूछा। तो तुम बड़ी आसानी से खुश हो जाते हो, मैंने जोड़ा। बेशर्म कहीं का, वो और भड़का। सच में गुस्सा आ रहा है। अगर मशहूर नहीं होना था तो इंडस्ट्री में आए ही क्यों? पाखंडी कहीं के, दिखावा करते रहो, देखता हूं कब तक करोगे। अच्छा हाँ, तुम्हें पता नहीं होगा शायद, अभी अभी एड्रियन भाई से सुना, डिंग बॉस अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर पा रही, अब तुम्हारी खबर लेने वाली हैं। वरना क्यों बुलाया होगा कंपनी? इतना कहकर जेवियर सीटी बजाते हुए चला गया। मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सीधा दूसरी मंजिल पर एड्रियन के ऑफिस गया। मीटिंग रूम में जाकर इंतजार करो, उसने कहा। मैं सिर हिलाकर मीटिंग रूम की तरफ चल दिया। वहां पहुंचा तो देखा कई नए नए एक्टर्स पहले से बैठे थे, जिनकी पॉपुलैरिटी मुझसे कहीं ज्यादा थी। वो मुझ जैसे 5 साल पुराने पर आंख उठाकर देखते तक नहीं थे। बस 2 नए एक्टर्स ने विनम्रता से उठकर मुझसे हाय हेलो किया। काफी देर बाद डिंग डांग एंटरटेनमेंट की मालकिन डायना और मैनेजर एड्रियन आए। इतनी देर लगा दी, सोचकर मुझे हंसी आई कि इसीलिए तो कंपनी आगे नहीं बढ़ पाती। कब तक खत्म होगा ये? मैं मन में सोच रहा था। घर जाना है, इतना बोरिंग है ये सब। मोबाइल की बैटरी भी खत्म होने वाली है। सुबह 11 बजे तक इंतजार करना पड़ा। आखिरी नया एक्टर बाहर निकला, तब जाकर मेरी बारी आई। दूसरी तरफ गू ग्रुप के सीईओ ऑफिस में असिस्टेंट अरिया दरवाजा खटखटाकर अंदर आई और सीईओ विवियन को अभी अभी तैयार की गई रिपोर्ट सौंपते हुए बताने लगी, शेन साहब, जिस डिंग डांग एंटरटेनमेंट में हैं, वो एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ आर्टिस्ट से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर मिलने वाली पेनल्टी से मुनाफा कमाती है। न कोई बैकग्राउंड है, न कोई रिसोर्स। डिंग डांग एंटरटेनमेंट के मालिक मालकिन ने शेन साहब की शक्ल सूरत को देखकर उन्हें रखा, फिर हमेशा उन्हें रिसोर्सेज के बदले अंडर टेबल डील्स मानने पर मजबूर करते रहे। शेन साहब हमेशा मना करते रहे तो उन्हें सिर्फ छोटे छोटे रोल दिए गए। डेब्यू के 5 साल बाद भी उनकी विजिबिलिटी बेहद कम है। ऐसे ही घसीटा जा रहा है। मेरे डेमियन को 5 साल से तंग किया जा रहा था, विवियन गुस्से में सोचने लगी। हमारी लीगल टीम ने शेन साहब का कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है, अरिया ने आगे बताया। उनका कहना है कि अगर हम केस लड़ें तो जीत सकते हैं। क्या आप चाहती हैं कि हम आगे बढ़कर शेन साहब का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाने में मदद करें? कोर्ट कचहरी में तो बहुत टाइम लगेगा, विवियन बोली, और इनके लिए यह बहुत सस्ता सौदा होगा। 5 साल तक डेमियन को तंग किया गया, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। कोई तेज तरीका नहीं है, अरिया ने कहा। शेन साहब के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है, अगर डिंग डांग एंटरटेनमेंट दिवालिया हो जाए और उन्हें आगे कोई काम या मौका न दे पाए तो कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खत्म हो जाएगा। और मुझे ये भी पता चला है कि कुछ दिन पहले उस मालिक मालकिन जोड़े ने डिंग डांग की सारी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया। फिर वो पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करके अपने बेटे का जुए का कर्ज चुकाने में लगा दिया। विवियन ने सिर हिलाया। ठीक है, ये खबर बाहर फैला दो।
इन्हें तुरंत दिवालिया करवा दो। उधर मीटिंग रूम में डिंग डायना गुस्से से बोली, तुम्हें पता है रेन साहब कौन है? उनके पास बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं। कल रात तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे नहीं जाने की? तुमने मेरी इज्जत उतार दी। आप उनसे इतना सब क्यों कह रही हैं? एड्रियन बीच में बोला, इन सालों में इसने कभी हमारी बात मानी है? दूसरे तो ऐसे मौके के लिए तरसते हैं, इनके पास तो ये किस्मत भी नहीं है। इतना गंभीर होकर तुम हमें और खुद को दोनों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? डायना बोली। तो आखिर मुझे यहाँ बुलाया किस लिए है? मैंने पूछा। और क्या होगा? उसने कहा, तुम्हारे और कंपनी के मामले पर बात करनी है। आखिरी बार पूछ रही हूँ, आगे हमारी हर बात मानोगे या नहीं? उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी कंडीशन होते हुए, इतने सारे मौके होते हुए भी ये लड़का मानता ही नहीं, जिस वजह से कंपनी को अब तक इससे कोई खास कमाई नहीं हुई थी, और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं मोबाइल में लगा रहा, जवाब देने का मन भी नहीं हुआ। मन में सोचा, मैंने कितनी बार मना कर दिया, अब तक पता नहीं। इन दोनों ने हर बार सुना भी है, फिर भी मानते नहीं, बार बार मुझसे बात सुनने की उम्मीद रखते हैं। सच में कान इनके ठीक नहीं है क्या? डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, डायना बोली, तुमने साथ न देने की ठान ही ली है, तो चलो अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात कर लेते हैं। तुमने हमारे साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अब तक 5 साल बीत चुके हैं, अभी 5 साल बाकी हैं। अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है तो कायदे से 1 करोड़ की पेनल्टी देनी होगी। बस इतना दे दो, हम तुम्हें फौरन कंपनी से आज़ाद कर देंगे। हमें पता है तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने बीच में ही कहकर मोबाइल में लगा रहा। दिखावा नहीं कर रहा, सच में नहीं है, मैंने कहा। असल में मेरे कार्ड में सिर्फ करीब 15 लाख जमा थे, वरना मैं कब का इंतजाम करके पेनल्टी भरकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़वा चुका होता। सच बताऊं तो कार्ड में पैसे भी होते तब भी मैं इस घटिया कंपनी पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। बिल्कुल भी लायक नहीं है। 50 लाख नहीं है तो कम से कम 30 लाख तो होंगे ही, डायना ने कहा। नहीं है, मैंने दोहराया। 30 लाख भी नहीं हो सकता, वो चौंकी। तुम्हारे पास एक घर तो है ना, गाड़ी भी है, वो बेच दो, किसी से उधार भी ले लो, हो जाएगा। तुम्हें आज़ादी नहीं चाहिए क्या? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं चाहते थे हमेशा से? 30 लाख तो सबसे कम है पहले ही, एड्रियन बोला। वरना अगर हम भी मान जाएं तो बाकी शेयर होल्डर्स तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए नहीं मानेंगे। तुम्हें भी नहीं चाहिए कि पूरे 10 साल हमारी कंपनी में फंसे रहो। मेरे पास तो पहले 1 रुपया भी नहीं था, मैंने कहा। फिर भी तुम लोगों ने 5 साल फंसाए रखा, तो 5 साल और सही। मैं इतना कहकर मोबाइल में लगा रहा। डायना गुस्से में कुछ कह ही नहीं पाई। एड्रियन का सिर भी गुस्से से मानो धुआं छोड़ने लगा। इसी पर आकर अटक जाते हैं, वो बड़बड़ाया। सच में गुस्सा आता है। 5 साल में तुम बहुत कुछ कर सकते थे। अभी भी तुम इतने जवान हो, किस्मत अच्छी हो तो साल में 30 लाख भी कमा सकते हो। फिर क्यों यहाँ फंसे रहना चाहते हो? 5 साल बाद भी मैं इतना ही जवान रहूंगा, मैंने कहा। इतनी जल्दी क्या है? बात घुमा फिराकर एक ही है, डायना बोली। तुम्हें 1 रुपया भी पेनल्टी नहीं देनी। अब समझ आया? बहुत देर से समझ आया, मैंने कहा। मुझे तो लगा था इतना साफ जाहिर कर दिया था, फिर भी पूछना पड़ रहा है। सपना देखते रहो, डायना बोली। बिना 1 रुपया पेनल्टी दिए कंपनी छोड़ने की इतनी औकात नहीं तुम्हारी। ठीक है, एड्रियन बोला। 30 लाख नहीं तो 10 लाख ही सही। मैं तो हार मान गया, वो मन में सोचने लगा। सच में बहुत कठोर है ये, कैसे भी झुकता ही नहीं। असल में तो कंपनी का सारा लोन बेटे का जुए का कर्ज चुकाने में जा चुका था, वरना मैं कोई चैरिटी थोड़े ही चला रहा हूँ, डायना बोली। इतनी कम कीमत में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का हक किसी को क्यों दूं? 10 लाख भी नहीं दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा। शेन चेन, तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो, तो फिर एक और आम इंसान की तरह अगले 5 साल हमारी कंपनी में गुजार लो। बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सहायक भागती हुई अंदर आई। डायना मैम, एड्रियन भाई, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, उसने कहा। बैंक वालों को पता चल गया है कि लोन कंपनी अकाउंट में नहीं, पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। सुना है कोलैटरल भी जब्त करने आ रहे हैं। हमारे कुछ शेयर होल्डर्स को भी ये खबर मिल गई है, वो सब कंपनी की तरफ आ रहे हैं। डायना और एड्रियन दोनों कुर्सी पर बैठे बैठे सुन्न पड़ गए। मैं एक तरफ भौहें उठाए बैठा था, मन ही मन सब समझ गया। तभी इतनी सख्ती से पेनल्टी की कीमत बढ़ा चढ़ाकर मांग रहे थे, ये गड्ढा भरने के लिए ही तो। बैंक ने अगर सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली तो डिंग डांग एंटरटेनमेंट के पास बचेगा ही क्या? शायद सीधा दिवालियां ही घोषित हो जाएगी। इस तरह मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिंग डांग एंटरटेनमेंट के साथ अपने आप ही खत्म हो गया। सोचा भी नहीं था कि आज कंपनी आना और यूं ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना। इतना खुश हुआ कि तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देने का मन कर आया। गुनगुनाते हुए मैं डिंग डांग एंटरटेनमेंट से बाहर निकला। गाड़ी में बैठते ही मोबाइल बजा। मैंने खुशी से कहा, हेलो, हाय डेमियन। इतने खुश क्यों हो?
मुझे तब पता चला कि विवियन का फोन था। मेरी एजेंसी दिवालिया हो गई। मैंने बताया, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर वो दिवालिया हुए तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। अब मैं आज़ाद हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? उसने कहा। तो मुझे भी तुम्हारे लिए खुशी है। एक बार ठोकर खाकर ही सीखते हैं। आगे से ऐसा कोई वीडियो या सहमति मत बनाना जिससे कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाए। रुको, तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने पूछा। आज बैंक और शेयर होल्डर्स वाला मामला कहीं तुम्हारा किया धरा तो नहीं? काफी होशियार हो, उसने हंसते हुए कहा। पकड़ ही लिया। मुझे पता था उसने अच्छी नीयत से किया और उसका इतना बड़ा एहसान मानने का भी दिल था, पर साथ ही सोच रहा था कि अब तो मैं उसका एहसानमंद हो गया। कहते हैं ना, एहसान का कर्ज चुकाना सबसे मुश्किल होता है और मुझे किसी का एहसानमंद होना सबसे ज्यादा नापसंद है। मैं तुम्हारी बीवी हूं, विवियन बोली। मेरा पति तंग किया जाए और मैं कुछ न करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो पहले ये सोच रहा था कि जब विवियन हीरो से मिलेगी तभी वो खुद तलाक की बात छेड़ेगी, पर यह सब होने के बाद अब मुझे लगने लगा कि जितनी जल्दी हो सके तलाक की बात कर लूं, क्योंकि मुझे डर था कि ऐसे ही चलता रहा तो एहसानों का कर्ज बढ़ता ही जाएगा और आखिरकार मैं चुका ही नहीं पाऊंगा। विवियन, मैंने कहा, क्यों ना हम अब भी। डेमियन, उसने तुरंत रोक दिया। किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि तलाक की बात मुंह पर यूं ही नहीं रखनी चाहिए? तुम बड़े हो चुके हो, अपने फैसलों और अपने काम की जिम्मेदारी लेना भी नहीं आता क्या? क्या सर्टिफिकेट लेने के लिए मैंने तुम पर जबरदस्ती की थी? रजिस्टर करने के बाद मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत बर्ताव किया है? क्या तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो? सॉरी, मैंने कहा। मुझे बस विवियन के साथ जिंदगी बिताना स्वीकार नहीं हो पा रहा। मेरे अपने भी कुछ ख्याल हैं। आखिर विवियन ही तो हीरोइन है। देर सवेर उसे हीरो से प्यार तो होना ही है। चाहे हम सर्टिफिकेट ले भी चुके हों, इसका कोई नतीजा तो निकलना नहीं। तो क्या इसे जितनी जल्दी हो ठीक कर लेना बेहतर नहीं? आखिर तुम्हें यह स्वीकार क्यों नहीं हो रहा? उसने पूछा। हमारे परिवारों के फर्क की वजह से? मैं तो ये तो नहीं कह सकता था कि मुझे ट्रांसमाइग्रेशन की वजह से पता है कि वो हीरोइन है। हाँ, कुछ ऐसा ही, मैंने कहा। यही एक वजह है। विवियन को यह सुनकर बुरा तो लगा, पर उसने ज्यादा कुरेदा नहीं आगे पूछताछ की। डेमियन, उसने कहा, आगे से तलाक की बात मत करना। फिर से की तो सच में गुस्सा हो जाऊंगी। हमारे परिवारों में सिर्फ दिखने में फर्क लगता है, असल में कोई फर्क नहीं है। वरना मेरे मम्मी पापा तुम्हें इतना पसंद न करते, मुझे तुमसे रजिस्टर करने के लिए जोर न देते। अच्छा, मैंने कहा, नहीं करूंगा, आगे कभी नहीं करूंगा। असल में अब मुझ में इस बारे में कहने की हिम्मत भी नहीं बची थी। आखिर उसकी बात में दम था। मुझे भी थोड़ा अपराध बोध होने लगा था। अगले साल जब हीरो आएगा तभी विवियन खुद तलाक की बात छेड़ेगी। तब तक इंतजार करना ही बेहतर है, मैंने सोचा। डेमियन, विवियन ने पूछा, अभी घर जा रहे हो? हाँ, मैंने जवाब दिया। तो गाड़ी आराम से चलाना, उसने कहा। अभी सड़क पर सबसे ज्यादा भीड़ का समय है। घर जाकर अच्छे से सोचना कि क्या एक्टिंग सच में वो काम है जो तुम्हें पसंद है। तुम जो भी काम करना चाहो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पर मैं चाहती हूं कि तुम वो करो जो तुम्हें सच में पसंद हो। मुझसे किसी ने पहले कभी ऐसी बातें नहीं की थीं। थोड़ा अजीब सा लगा। अच्छा, मैंने कहा, समझ गया, तुम बड़ी बकवास करती हो, मैंने हंसते हुए कहा। कोई और मुझसे इतना कुछ कहने की कोशिश करे तो मैं सुनूं भी नहीं। अच्छे से सोचना, उसने कहा। घर पहुंचकर फिर इस बारे में तसल्ली से बात करेंगे। ठीक है, मैंने कहा। चलो अब फोन रखती हूँ। रास्ते में गाड़ी सावधानी से चलाना। मुझसे हीरोइन की इतनी फिक्र सच में झेली नहीं जा रही थी। अजीब सा एहसास हो रहा था। इसके बाद मैंने वाकई फोन काट दिया। फोन काटने में भी मैंने कितनी जल्दी कर दी। असल में अगर कंपनी में और काम बाकी न होता तो मैं फौरन घर वापस जाकर उससे ठीक से बात करता। अभी तो मुझे कुछ बातें कहनी बाकी ही रह गई थी। इधर मैंने अभी विवियन का फोन काटा ही था कि अंकल लियो की वीडियो कॉल आ गई। डेमियन बेटा, उन्होंने पूछा, दोपहर को घर आकर खाना खाओगे? हाँ, आऊंगा, मैंने कहा। करीब आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। मम्मी, आप खाना खा लीजिए, मेरा इंतजार मत कीजिए। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा। मुझे फिलहाल भूख नहीं है, तुम्हारा इंतजार करके साथ ही खाएंगे। घर पहुंचकर खाना खाने के बाद अंकल लियो ने मुझे एक लिफाफा थमाया। ये मेरी और तुम्हारे पापा की तरफ से तुम्हारे लिए मम्मी पापा बुलाने का तोहफा है, उन्होंने कहा। असल में कल ही तैयार था, बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी थी। अब सब पूरी हो गई हैं। कुछ खास नहीं है, बस एक छोटा सा तोहफा है। मैंने सोचा, ये सच में छोटा सा तोहफा है? तो लिफाफा इतना मोटा क्यों दिख रहा है? मुझमें खोलकर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। कमरे में पहुंचते ही मैंने लिफाफा तुरंत तिजोरी में रख दिया। फिर मुड़ा तो देखा वार्डरोब में ढेर सारे नए कपड़े रखे हैं। मम्मी, मैंने पूछा,
वार्डरोब में ये सब आपने खरीदा है क्या? उस वक्त अंकल लियो नीचे लिविंग रूम में फूल सजा रहे थे। नहीं तो, उन्होंने कहा, ये तो नीनी ने खरीदा है। मैंने बस जब कपड़े आए तो थोड़ा सेट कर दिया। पर डैमियन बेटा, तुम्हारा वार्डरोब बहुत छोटा है, इतनी सारी चीजें खरीद लाई हैं, रखोगे कहाँ? मैं सोचने लगा, विवियन ने आखिर ये सब कब खरीदा? उसे तो कंपनी जाना था, ये सब खरीदने का टाइम कहाँ से निकाल लिया? छोड़ो, शाम को वापस आएगी तो बात करता हूँ, मैंने सोचा। शाम को जब विवियन वापस आई तो मैंने उसे एक तरफ खींच लिया। अरे, उसने कहा, एक दिन नहीं दिखे तो इतनी याद आने लगी क्या? मैं उसकी खूबसूरती में थोड़ा खोया, फिर संभल कर पूछा, वार्डरोब वाले वो सब कपड़े आखिर क्या माजरा है? उन कपड़ों में क्या दिक्कत है? उसने पूछा। क्या फिर से तुम पर कोई दबाव पड़ गया? अरे डेमियन, वो बोली, इतना गुस्सा मत करो। अगर सच में इतनी दिक्कत है तो तुम भी मेरे लिए खरीद लाना, बात खत्म। मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। रात का खाना खाने के बाद विवियन मुझे ऊपर स्टडी रूम ले गई ताकि काम की बातें कर सकें। वो अभी बोलना